जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भीमबेटका की गुफाओं के बारे में। काफ़ी कुछ जानकारी है, एक सामान्य जानकारी आज हम इसमें देखेंगे। भीमबेटका की गुफाओं को समझने के पहले हमको कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को समझना है। वो क्या है देखते हैं। इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। तो ये अभी हम इतिहास के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ भीमबेटका के बारे में पढ़ने के लिए कुछ छोटी सी बेसिक जानकारी हम देख रहे हैं। तो ये जो प्रागैतिहासिक काल है, इसको हम 2 मिनट में चर्चा करते हैं कि ये वास्तव में क्या था। दरअसल जिस समय मनुष्य की धरती पर उत्पत्ति हुई, उसी समय को इतिहासकारों के अनुसार हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगर आप इसका संधि विच्छेद करें तो इसको 2 भागों में आप तोड़ दीजिए, प्राक धन ऐतिहासिक। अब इन दोनों के अर्थ आप निकाल लीजिए। प्राक शब्द का मतलब है अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक का मतलब इतिहास का समय। तो ये सबसे पुराना समय है इतिहास का, जिसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ये माना जाता है कि इसी समय धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई और ये अज्ञात है। वास्तविकता में हम नहीं बता पाते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई थी, एक अनुमान मात्र होते हैं। हाँ, अब इस प्रागैतिहासिक काल का ही दूसरा एक और नाम होता है पाषाण काल। पाषाण शब्द का अर्थ होता है पत्थर। अब इसको हम पाषाण काल क्यों कहते हैं, हम इस पर भी चर्चा करते हैं। दोस्तों, जिस समय धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो उस टाइम पर धरती पर बर्फ थी, चारों ओर जंगल थे, कुछ जीव जंतु थे और बर्फ की चादरें ढकी हुई थी। तो इस समय जब धरती पर मनुष्य आया तो किसी भी मनुष्य के लिए 2 बेसिक चीजें होती हैं। एक पहली बेसिक चीज मकान या निवास, और दूसरी बेसिक चीज उसको चाहिए भोजन। इसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। तो जब धरती पर मनुष्य अवतरित हुआ आया तो उसकी पहली नीड जो थी वो मकान थी। तो अब मकान कैसे बनाएगा? तो उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पर जो जंगलों में पत्थरों की गुफाएं होती थी, वहां पर रहना उन्होंने शुरू किया। तो अब निवास के लिए काय का इस्तेमाल कर रहा है मनुष्य? पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा भोजन, अब भोजन पत्थर खाएगा नहीं, लेकिन मनुष्य के लिए भोजन उस समय क्या क्या थे वो देखते हैं। सबसे पहले मनुष्य जानवरों का शिकार करके कच्चा मांस खाता था। ये सारी चीजें हम पढ़ी हुई होंगी आपने। अब इस कच्चे मांस को प्राप्त करने के लिए जानवर को मारता था, तो उस समय पत्थरों के हथियारों का इस्तेमाल वो करता था। और ये जो प्रागैतिहासिक काल के हथियार हैं, उनको मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कंदमूल को खोदकर वो खाता था। अब कंदमूल को खोदने के लिए भी उसको पत्थर चाहिए। इसके अलावा मनुष्य पेड़ पौधों की पत्तियां खाता था, वनस्पतियों की पत्तियां खाता था। तो उनको काटने के लिए भी मनुष्य को पत्थरों के औजार चाहिए। मतलब भोजन के लिए उसको पत्थरों के हथियारों का इस्तेमाल करना होता था। तो निवास भी कायम कर रहा है पत्थरों की गुफाओं में, पत्थरों के माध्यम से ही भोजन प्राप्त कर रहा है। इसलिए इस काल, यानी कि पूरी तरह मनुष्य का जीवन निर्भर था पत्थरों पर, और इसी वजह से इस काल को पाषाण काल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज और, ये जो पाषाण काल है इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब इसके 3 भाग कौन से हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला भाग है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण और तीसरा नवपाषाण काल। ध्यान दें, मैं इतिहास पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, भीमबेटका पे हम बात कर रहे हैं, किंतु थोड़ी बेसिक जानकारी। पूरा पाषाण का मतलब है अत्यंत पुराना समय, यानी कि ये वो समय जब धरती पर मनुष्य आया। उसके कुछ समय बाद मध्य पाषाण और फिर नवपाषाण पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं भीमबेटका की गुफाएं किस काल की हैं। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल के बीच तक यहाँ पर हमको साक्ष्य मिले हैं। यानी कि पूरा पाषाण काल का मनुष्य तो यहाँ रहता ही था, मध्य पाषाण काल के मनुष्य ने भी इसको अपनी निवास स्थली बनाया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बेसिक चीजों को समझते हुए। दरअसल ये भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, हम इस पे बात करते हैं। दोस्तों, ये सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी, यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी है, ये नर्मदा नदी है, और यहाँ पर ये पर्वत हो गया विंध्याचल, ये विंध्याचल पर्वत।
और ये नर्मदा घाटी, यहाँ पर एक जिला है होशंगाबाद, और यहाँ पर रायसेन। तो ये जो रायसेन जिला है, इसी रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं हैं। तो अब हम रायसेन जिले के बारे में, भीमबेटका की गुफाओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आखिर ये भीमबेटका की गुफाएं यहाँ पर हैं और क्यों प्रसिद्ध हैं। तो रायसेन जिले में अब जब जाएंगे, यहाँ पर एक अभ्यारण्य रातापानी, नाम सुने होंगे आपने, थोड़ी सी चर्चा रातापानी के बारे में हम कर लें। रातापानी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का पहला ऐसा अभ्यारण्य है जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट टाइगर, इस समय मध्य प्रदेश में 7 प्रोजेक्ट टाइगर हैं, जिसमें से रातापानी भी एक प्रोजेक्ट टाइगर है और पहला अभ्यारण्य। इसके अलावा 6 नेशनल पार्क में है। तो इसी अभ्यारण्य के जंगलों के अंदर जब आप यहाँ भ्रमण करेंगे तो यहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं प्राप्त होती हैं। अब सवाल ये है, भीमबेटका की गुफाएं यहाँ पर हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं? तो एक एक करके हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हम इनकी खोज के बारे में बात करते हैं कि इनकी खोज किसने की, खोज कब हुई और कैसे हुई। तो यहाँ पर देखें कि इनकी खोज किसने की। दरअसल दोस्तों घटना है 1888 की। 1888 डब्ल्यू किंदाइल एक ब्रिटिश अधिकारी थे और वो 1888 में रायसेन जिले में ही एक और जगह है भोजपुर, तो वो भोजपुर भ्रमण पर गए थे, प्रवास पर गए थे। तो जब वो प्रवास पर गए तो यहाँ के कुछ आदिवासियों के साथ उन्होंने चर्चा की, और आदिवासियों के साथ जब किंदाइल जी ने चर्चा की तो आदिवासियों को के माध्यम से उनको एक जानकारी मिली। जानकारी ये थी, आदिवासियों ने किंदाइल जी को बताया कि भाई इस क्षेत्र में, इस रायसेन जिले वाले क्षेत्र में कुछ गुफाओं का समूह है और ये गुफाएं अत्यंत प्राचीन हैं, जो महाभारत कालीन या बुद्ध कालीन मानी जा सकती है। तो किंदाइल जी को जब इसके बारे में जानकारी मिली तो किंदाइल जी ने क्या किया, भारत के एक इतिहासकार थे, उनके पत्र में इनकी जानकारी को प्रकाशित करवाया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सामने भीमबेटका की सबसे पहले जानकारी कौन लेकर आए, किंदाइल। लेकिन इनका नाम नहीं सुनते हैं या किताबों में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे परीक्षाओं में प्रश्नों का स्तर बढ़ रहा है, आपको ये जानकारी होना चाहिए कि किसने सबसे पहले इनके बारे में हमको जानकारी प्रोवाइड की थी, किंदाइल महोदय ने, एक ऑफिशियल रूप से बात करें तो। इसके बाद इसकी खोज के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो घटना है सन 1957 की, यहाँ पर उज्जैन है और यहीं से विष्णुधर वाकणकर जी, एक भारतीय इतिहासकार थे, डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर। तो विष्णुधर वाकणकर जी को एक जानकारी मिली कि इस क्षेत्र में कुछ गुफाएं हैं। तो विष्णुधर वाकणकर जी ट्रेन से अपनी टीम के साथ पहुंचे और अब्दुल्लागंज रेलवे स्टेशन पर उतरे। और अब्दुल्लागंज रेलवे स्टेशन पर जब वो उतरे तो अपनी टीम के साथ वो यहाँ पहुंचे भीमबेटका में। तो उन्होंने क्या देखा कि भीमबेटका में लगभग 500 से ज्यादा गुफाएं, 500 से ज्यादा। और उन्होंने ये भी देखा, इन गुफाओं के बारे में जब रिसर्च किया, उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि ये गुफाएं फ्रांस और स्पेन के रॉक शेल्टर से मैच खाती हैं। मतलब यहाँ पे आपको दूसरी चीज क्लियर करनी है, हो सकता है पूछा जाए आपसे कि भीमबेटका की गुफाएं किन रॉक शेल्टर्स से मैच खाती हैं, तो फ्रांस और स्पेन या यूरोपीय रॉक शेल्टर्स भी आप इसको कह सकते हैं। अब ये गुफाएं जब मिल गई, ये पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय था कि 500 गुफाएं एक साथ आज तक कहीं भी नहीं मिली। तो सब इस पर रिसर्च करना चाह रहे थे। हाँ, एक जानकारी और आपको बता दूं, दरअसल ये रायसेन में नर्मदा नदी के तट पर भियापुर नामक गांव है। इसी गांव में बेसिकली इन गुफाएं ये स्थित हैं, भियापुर, ये भी याद रखेंगे आप लोग। अब इन गुफाओं के बारे में थोड़ी सी ज्यादा जानकारी देखते हैं कि जब इन पर रिसर्च हुआ, शुरू हुआ रिसर्च कि भाई इतनी गुफाएं एक साथ कैसे यहाँ पर, किस काल की हैं। तो रिसर्च हुआ और रिसर्च में क्या सामने आया वो हम देखते हैं कहानी के माध्यम से। दरअसल जब मनुष्य धरती पर उत्पन्न हुआ तो उसको भोजन के लिए कच्चा मांस चाहिए था, पेड़ पौधों की पत्तियां चाहिए थी, कंदमूल चाहिए थी।
तो पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य था, इसने अपने निवास स्थल किनको बनाया? गुफाओं को। लेकिन मनुष्य चाहता है कि उसको सारी सुविधाएं पास में मिले, और ये गुफाएं, कच्चा मांस, कंदमूल, पेड़ पौधे, ये नदियों के किनारे पर आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो इसलिए मनुष्य ने, जो पूरा पाषाण कालीन मनुष्य था पूरी दुनिया में कहीं पर भी, ने नदियों के किनारों को अपना निवास स्थल बनाया। और नर्मदा भारत की बड़ी नदी है, तो यहाँ पर इसके के किनारे पर उसने अपना निवास स्थल बनाया। और क्यों बनाया? क्योंकि जब जानवर यहाँ पर पानी के लिए आता था तो उसका आसानी से शिकार करके वो कच्चा मांस प्राप्त कर लेता था। नदियों के किनारे पर दलदली जमीन पर कंदमूल उसको आसानी से प्राप्त हो जाते थे। नदियों के किनारे पर वनस्पति की सघनता अति होती है, तो यहाँ पर उसको आसानी से भोजन प्राप्त होता था। इसी वजह से इस क्षेत्र में मनुष्य ने अपने निवास स्थल को बनाया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मनुष्य ने इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या, किस किस की कार्यस्थली रही है मनुष्यों में, तो हम उसको भी थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं, देखते हैं ध्यान से। दरअसल कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। रायसेन से नर्मदा के इस दक्षिणी तट पर, यहीं पर होशंगाबाद में एक छोटी सी जगह है हथनोरा, हथनोरा के बारे में। और एक और जगह यहाँ पर हमको मिलती है आदमगढ़। मैं अभी होशंगाबाद की बात कर रहा हूँ एक बेसिक जानकारी के लिए। हथनोरा, यहाँ पर एक इतिहासकार थे अरुण सोनकिया जी। तो अरुण सोनकिया जी ने यहाँ पर एक रिसर्च किया, और हथनोरा से उन्होंने मानव की खोपड़ी प्राप्त करी, खोपड़ी, मानव कंकाल। और जब उस अरुण सोनकिया की खोजी हुई खोपड़ी पर रिसर्च किया गया तो पता चला कि पूरे भारत में सबसे प्राचीनतम मानव के जो साक्ष्य जीवाश्म मिले हैं वो यहीं से हैं। कहाँ से? हथनोरा से, नर्मदा के तट से। और इसीलिए पूरे भारत का सबसे प्राचीनतम मानव हम नर्मदा मानव या हथनोरा मानव के नाम से भी इसको हम बुलाते हैं। तो ये एक फैक्ट क्लियर हो गया। इसका मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नर्मदा मनुष्य के धरती पर आने के समय से ही इस क्षेत्र में मनुष्य अपने निवास स्थल बनाए हुए था। इसके अलावा आदमगढ़, आगे हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य हमको मिले हैं। यहाँ से बकरे को पालने के साक्ष्य हमको मिले हैं। मतलब मनुष्य की कार्यस्थली नर्मदा नदी की घाटी प्राचीनतम समय से रही है। तो हम भीमबेटका के बारे में बात कर रहे थे कि भीमबेटका में मनुष्य ने अपना निवास स्थल बनाया। अब इतनी गुफाएं एक साथ क्यों? तो उस पर भी आते हैं। इस समय मनुष्य जानवरों का शिकार करता था। मनुष्य के पास हथियार पत्थरों के थे, तो बड़े पत्थरों को फेंक कर वो जानवरों को मारता था और शिकार करके ले आता था और उसको खाता था। इसका मतलब एक चीज है, मनुष्य इस समय उत्पादक नहीं है, मनुष्य शिकारी है। और मनुष्य शिकार करने के साथ संग्रहण करता भी नहीं है, केवल शिकार कर रहा है और मांस को खा रहा है। तो इसको शिकार का युग भी कहा जाता है। पाषाण काल को भीमबेटका की गुफाएं शिकार युग की भी हैं, ये आप दिमाग में रखेंगे। हाँ, तो इसके अलावा हम बात करें कि इन गुफाओं की विशेषता क्या है, खोज पे हम आते हैं। तो विष्णुधर वाकणकर जी यहाँ पर गए, उन्होंने देखा, इस पर रिसर्च हुआ इन गुफाओं पर, और तब हमको ये पता चला कि ये जो गुफाएं खोजी गई हैं विष्णुधर वाकणकर जी के द्वारा, ये गुफाएं पूरा पाषाण काल की हैं। कौन से काल की? पूरा पाषाण काल की हैं। और गुफाओं की संख्या 500 से ज्यादा है। तब ये पूरी दुनिया के नक्शे पर भीमबेटका चित्रित हुआ कि ऐसी भी कोई जगह पर है। अब इन गुफाओं की खोज हो गई। अब इन गुफाओं के बारे में देखते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं उसको भी देख लेते हैं। दरअसल इन गुफाओं की सबसे बड़ी विशेषता है रंगीन चित्र, जो इन गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए हैं। रंगीन चित्र, सवाल यह है कि रंगीन चित्र कैसे बनाए गए हैं। इन रंगीन चित्रों में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक रंग, खनिजों के, इनका प्रयोग किया गया है। इन गुफाएं, ये जो गुफाओं के चित्र हैं, ये 3 चरणों के हैं। अब 3 चरण के हैं, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। पैलियोशिक काल से लेकर चालकोलिथिक युग तक के चित्र यहाँ पर मिले हैं। जब हम मध्य प्रदेश का इतिहास विस्तृत रूप में पढ़ेंगे तब हम इन तीनों चरणों की बात करेंगे, इन चित्रों की बात करेंगे। पैलियोशियन से लेकर चालकोलिथिक युग तक के चित्र यहाँ पर मिले हैं। रंगों की बात करें तो लाल, हरा, पीला इत्यादि रंगों के प्रयोग इन पर किए गए हैं। ये प्राकृतिक रंग है। तीसरा, इन चित्रों की विषय वस्तु क्या है, हम उस पर भी बात करते हैं। तो इन चित्रों की विषय वस्तु, दोस्तों आप सभी को पता है कि अगर मैं आपसे अभी ये कहूं कि भाई
आप किसी ऐसी चीज का चित्र बनाएं जो आपने नहीं देखी तो आप उसको नहीं बना सकते, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बिल्ली का चित्र बनाएं तो आपने देखी, आप उसको कैसे भी करके बना लेंगे। तो इस समय मनुष्य ने गुफाओं में जो चित्र बनाए होंगे वो चित्र वही होंगे जो उसने उस समय देखा, सामने किया। तो उन्हीं चित्रों को यहाँ पर उसने उकेरा, तो यहाँ पर चित्रों के रूप में पशु पक्षियों के चित्र हमको मिलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मनुष्य के जन्म से लेकर उसके मरण तक मनुष्य के जीवन में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सारी क्रियाओं के चित्र यहाँ पर उकेरे गए हैं। तो इन चित्रों में सभी प्रकार की चीजें लगभग हमको समाहित होती हैं। कुछ चित्रों की मैं बात करता हूं, उस पे आते हैं। दरअसल इन गुफाओं की अगर हम बात करें तो इन गुफाओं में बड़ा रंगमहल नाम की एक गुफा है, गुफाओं के नामकरण भी किए गए हैं। बड़ा रंगमहल नाम की गुफा है। इस बड़ा रंगमहल नाम की गुफा में हमको किसके चित्र मिले हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस बड़ा रंगमहल गुफा में जाएंगे तो यहाँ पर एक पेड़ है गुफा में, और एक मनुष्य अपनी पीठ पर कुछ लादे हुए इस पेड़ पर चढ़ रहा है, और इस पेड़ पर मधुमक्खी के छत्ते बने हुए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये मनुष्य जो इस पेड़ पर चढ़ रहा है ये मधुमक्खी के छत्ते से शहद प्राप्त करने के लिए चढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय का मनुष्य भी शहद का प्रयोग करता था। दूसरी बात है, इसी में छोटा रंगमहल नाम की एक और गुफा है। छोटा रंगमहल नाम की गुफा के बारे में मैं बता दूं कि सागर विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसर्स ने यहाँ पर रिसर्च किया और उनको यहाँ से कुछ मानव के साक्ष्य भी मिले हैं, कुछ जीवाश्म भी मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर चलें, छोटा रंगमहल की एक बड़ी विशेषता, छोटा रंगमहल नामक गुफा में एक ऐसे युद्ध का मैदान है। युद्ध का मैदान समझ रहे हैं, और युद्ध के मैदान में घोड़े भी चित्रित किए गए हैं और इन घोड़ों पर कुछ सवार भी हैं। इसका मतलब ये दिखाया गया है कि युद्ध की आकृतियां यहाँ पर चित्रित की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुर्दा टोंग नाम की एक गुफा है। तो मुर्दा टोंग नामक गुफा पे भी सागर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिसर्च किए हैं और यहाँ पर भी उनको कुछ जीवाश्म मिले हैं। इसके अलावा आप आएंगे तो यहाँ पर मेदालनीय नाम की एक गुफा है। मेदालनी गुफा के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि मेदालनी गुफा जो है, इस गुफा में जो चित्र मिले हैं, जब इनकी कार्बन डेटिंग पद्धति से जांच की गई तो हमको ये पता चला कि जो चित्र हैं ये लगभग 12,000 से 13,000 वर्ष पुराने हैं। 12,000 से 13,000 वर्ष पुराने चित्र हमको यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा यहीं पर वराहगिरी गुफा भी हमको मिली है। ध्यान दें, विदिशा में भी है वराहगिरी गुफा, यहाँ पर भी है। तो ये काफी सारी गुफाएं हमको मिली हैं। चित्र कितने पुराने हैं? लगभग 12,000 वर्ष पुराने। इसके अलावा यहाँ पर एक गुफा है जो रिसेंट में चर्चा में है, मैं उस पर बात करता हूँ। यहाँ पर एक गुफा इस समय हमको मिली है, ऑडिटोरियम गुफा। ऑडिटोरियम गुफा, तो ये ऑडिटोरियम गुफा क्यों चर्चा में है, हम इस पे बात करते हैं। दरअसल रिसर्च करता ऑडिटोरियम गुफा में, ये 2021 की घटनाएं हैं। जब यहाँ पे रिसर्च कर रहे थे फरवरी 2021 में, तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर कुछ जीवाश्म उनको दिखाई दिए, डिकिन्सोनिया नाम के जीव के। डिकिन्सोनिया, तो वैज्ञानिकों को यहाँ से जीवाश्म मिले डिकिन्सोनिया के। अभी डिकिन्सोनिया क्या है, हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 58 करोड़ साल पहले के ये जीवाश्म है, और अभी तक पूरी दुनिया में जितने भी जीवाश्म खोजे गए हैं उनमें ये सबसे प्राचीनतम जीवाश्म हो गए हैं। भीमबेटका की ऑडिटोरियम गुफा में डिकिन्सोनिया के जीवाश्म मिले हैं। डिकिन्सोनिया एक जीव था, और इसके बारे में वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये जीव, इसको जीव क्यों कहा गया, बिकॉज इसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल मिला है। अभी तक स्पंज को सबसे प्राचीनतम जीव माना जाता था, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया कि डिकिन्सोनिया सबसे प्राचीनतम जीवाश्म है। और कहाँ से मिला है? ये भीमबेटिका से मिला है। और ये हमको दर्शाता है, इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल मिला है वो हमको ये बताता है कि जानवरों की श्रेणी का है, और ये गोंडवाना लैंड के साक्ष्य प्रदर्शित करता है कि ये जो क्षेत्र था ये सबसे प्राचीनतम क्षेत्र था जहां गोंडवाना लैंड के अवशेष हमको मिले हैं।
डिकिंसोनिया के बारे में चर्चा और भी हम करेंगे। तो ये सबसे प्राचीनतम जीवाश्म हो गए। डिकिंसोनिया कहाँ से मिले हैं? ऑडिटोरियम गुफा भीम बेटिका से। इसके अलावा यहाँ पर चिड़िया रॉक भी है जहाँ पर जानवरों के चित्र दर्शाए गए हैं। जू रॉक भी है जहाँ पर जानवरों के ही चित्र हैं। तो इन चीज़ों पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इसके अलावा अब हम थोड़ी सी चर्चा इनके चित्रों के काल पर करते हैं। तो मैंने कहा कि ये 12,000 वर्ष पुराने चित्र लगभग यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इससे हम एक चीज और स्पष्ट करना चाहते हैं कि अभी तक ये जो गुफाएं हैं भीमबेटका की 500 गुफाएं हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गुफा समूह है, दुनिया का सबसे प्राचीनतम गुफा समूह भी है। और ये जो चित्र हमको मिले हैं यहाँ पर 12,000 वर्ष पुराने, ये भारत में सबसे प्राचीनतम चित्र भी माने जाते हैं भारत में, और दुनिया भी इसको अभी तक प्राचीनतम चित्र मानती थी। किंतु हाल ही में एक घटना घटी, उस पे बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। भारत का नक्शा ऐसे ही ड्रॉ कर दे रहा हूँ समझने के लिए। ये भारत है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है इंडोनेशिया, और इस इंडोनेशिया में एक द्वीप है सुलावेशी। ध्यान रखेंगे, सुलावेशी नाम का एक द्वीप है, और इस सुलावेशी द्वीप पर लियांग टेडोनगे नाम की गुफा हमको मिली है। ध्यान रखें, नाम याद रखना है, लियांग टेडोनगे, ये गुफा हमको मिली है। अब मैं क्यों बात कर रहा हूँ इस गुफा की? ये भी जनवरी फरवरी 2021 की घटना है, करंट से संबंधित है। इस गुफा के भीतर दीवारों पर एक सुअर का चित्र हमको मिला है, गेरुए रंग का, और वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो चित्र हमको मिला है ये लगभग 45,500 साल पुराना है। तो अब ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम चित्र माना गया है, जो सुलावेसी द्वीप पर मिला है, वराह का चित्र है। और ये कौन सी गुफा में मिला है? लियांग टेडोनगे। किस देश में मिला है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, 20,000 द्वीपों से मिलकर बना है। दक्षिण, ये हिंद महासागर में है, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, दक्षिण पूर्व में। तो ये आपको बेसिक जानकारी याद रखनी है। अब भीमबेटका के बारे में थोड़ी सी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं कि भीमबेटका के बारे में और क्या चीजें हमको जाननी है। दरअसल भीमबेटका की गुफाएं को कभी कभी धर्म से भी जोड़ दिया जाता है कि किस धर्म से है। तो ध्यान रखें, स्थानीय जानकारों के अनुसार इन्हें महाभारत कालीन माना गया है। जो स्थानीय क्षेत्रों में कहानियां चलती हैं उनमें यह बताया गया कि जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ तो उन्होंने अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ पर व्यतीत किया भीमबेटका में, और उन्हीं भीम जी के नाम पर इनका नाम भीमबेटका पड़ा है। तो इनको महाभारत काल से भी जोड़ते हैं, और कुछ इतिहासकार इनको बौद्धकालीन भी मानते हैं। तो अगर किस पात्र से जोड़ा जाता है तो आप ध्यान रखें, भीम से जोड़ा जाता है या महाभारत काल से भी इनको जोड़ा जाता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि हमारे लिए क्या महत्व रखती हैं। ध्यान दें, ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, जहां पर हमको पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक के मानव के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं, रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं, जो प्राचीनतम जानकारी का बड़ा सोर्स है। तो ध्यान दें, इसीलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने सन 1990 में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1990 में इनको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। 10 किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग फैली हैं। और मध्य प्रदेश में इस समय 3 विश्व धरोहर स्थल हैं। पहला खजुराहो, ये 1986 में बना था, विश्व धरोहर में शामिल किया गया। सांची, इसको शामिल किया गया 1990 में, 1989 में। और भीमबेटका को 2003 में विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। तो ये हमारी विश्व धरोहर स्थल भी है भीमबेटका, और इसलिए हम सहेज रहे हैं क्योंकि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। तो ध्यान रखें, ये भीमबेटका के बारे में एक सामान्य जानकारी थी। तो अब हम थोड़ी सी जानकारी और इसमें देखते हैं कि इनसे प्रश्न कैसे बनेंगे। तो भीमबेटका के बारे में देखें कि ये विश्व धरोहर है, और अब इसके प्रश्नों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सामान्य सी जानकारी है कि क्या क्या प्रश्न इससे बन सकते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न बनेंगे कि ये किस जिले में है, तो सबको पता है रायसेन में है। किस नदी के तट पर है? नर्मदा के तट पर है। और किस काल के साक्ष्य को मिलते हैं? पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण। एक सिंपल सी चीज समझिए कि यदि पुरापाषाण काल का मनुष्य इसमें रह रहा है
तो ये गुफाओं में मध्य पाषाण काल के मनुष्य ने भी निवास किया है। इसलिए दोनों काल के साक्ष्य हमको मिलते हैं, लेकिन अगर किस काल की है पूछा जाए तो आप इसमें पूरा पाषाण काल आंसर लगाएं, बिकॉज ये पूरा पाषाण काल में स्थापित थी। गुफाओं की संख्या 500 से ज्यादा है। भारत की सबसे प्राचीनतम गुफाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये बनेगा कि इनमें जो चित्र पाए गए हैं वो कितने वर्ष पुराने माने गए हैं, तो लगभग 10 से 12,000 साल पुराने चित्र इनमें पाए गए हैं। इसके अलावा हम बात करें तो अब ये किस अभ्यारण्य के अंतर्गत आती हैं, रातापानी के अंतर्गत आती हैं। और मैंने आपको बताया अभी कि एक्चुअल में ये किस गांव में है, तो आपको गांव का नाम भी पता रखना है कि भियापुर नामक गांव में ये गुफाएं बेसिकली पाई जाती हैं। खोज किसने की है? विष्णुधर वाकणकर ने सन 1957 में। हाँ, सबसे पहले जानकारी किसने दी? किंदाइल महोदय ने 1888 में इनकी सबसे पहले हमको जानकारी प्रदान की है। इसके अलावा किस काल से जोड़ी जाती हैं? तो ये महाभारत काल से जोड़ी जाती हैं। भीम से इनका संबंध माना जाता है। इसके अलावा ये किन दो देशों के रॉक शेल्टर से साम्य अवस्था दर्शाती हैं? तो ये फ्रांस और स्पेन से ये साम्य को दर्शाती हैं। इसके अलावा हाल ही में प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ से मिले हैं? तो भीमबेटका में ऑडिटोरियम गुफा से मिले हैं। विश्व के सबसे प्राचीनतम जीवाश्म का नाम क्या है? डिकिंसोनिया। बेसिकली एक जीव है और उसको जीव क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया गया है। वो जो जीवों की विशेषता है। कितने साल पुराना माना गया? 58 करोड़ साल इसको पुराना माना गया है, जो गोंडवाना लैंड के साक्ष्य भी हमको देता है। इसके अलावा कुछ गुफाओं के नाम। अब थोड़े से स्तर को बढ़ाते हैं। अगर कल प्रश्न आ गया कि किन गुफाओं में एक युद्ध क्षेत्र में घोड़े के साथ आकृतियां चित्रित की गई हैं, तो आप भीमबेटका लगा सकते हैं। पेड़ पर चढ़ते हुए मनुष्य को शहद तोड़ने की आकृति किन गुफाओं में? भीमबेटका की गुफाओं में, बड़ा रंगमहल में ये चित्रित की गई हैं। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। मुर्दाटोंग गुफा किसका हिस्सा है? तो वो भी भीमबेटका का हिस्सा है। हाँ, इसके अलावा मैंने बात की थी कि सबसे प्राचीनतम चित्र के बारे में ध्यान रखेंगे कि अब वो इंडोनेशिया के लियांग टेडोंगी नामक गुफा पर वराह के चित्र हैं, जो सबसे प्राचीनतम चित्र माने गए हैं। तो इन गुफाओं के बारे में एक बेसिक सी जानकारी थी। कल लोक सेवा आयोग के पेपर में कुछ प्रश्नों की प्रकृति कठिन थी। उन प्रश्नों के उस प्रश्न के आधार पर अगर हम इससे प्रश्न बनाना चाहें तो प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, उनको समझते हैं। प्रश्न, भीमबेटका की गुफाओं के बारे से संबंधित असुमेलित कथन को छाटिए। नंबर 1, भीमबेटका की गुफाएं पूरा पाषाण कालीन से लेकर मध्य पाषाण काल तक के साक्ष्य को प्रदान करती हैं। नंबर 2, भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 में विष्णुधर वाकणकर जी ने की। नंबर 3, भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में नर्मदा के तट पर प्राचीनतम जीवाश्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नंबर 4, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो उपरोक्त सभी कथन सही हैं, ये आपका आंसर होगा। इसी तरीके के और प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। भीमबेटका के बारे में एक सामान्य जानकारी है। विस्तृत अध्ययन हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। भीमबेटका दोबारा पढ़ेंगे और तब इससे भी ज्यादा विस्तृत हम पढ़ेंगे। दोस्तों, मेरा नाम नितेश साहू है। लक्ष्य एकेडमी बालाघाट से मैं हूँ और अब हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगातार काम करेंगे। नीट, PNST, GNT, ICAR, PAT, मेडिकल फील्ड से समस्त कक्षाएं हम लोगों के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में प्रारंभ है और जल्दी ही PSC के लिए, व्यापम की अन्य एग्ज़ाम के लिए जैसे कि पटवारी, महिला बाल विकास या आने वाली जो भी परीक्षा हैं ग्रुप 4, इन सभी के लिए अलग अलग कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और शेयर तभी कीजिएगा जब आपको कंटेंट समझ आए, पसंद आए। धन्यवाद।